जातिवाद का, मनुवाद का नंगा नाच हो रहा है पूरे देश में। वो व्यवस्था जो आज से हजारों वर्ष पहले इस देश के करोड़ों लोगों को शिक्षा, समानता और धन से वंचित करती है, सम्मान से वंचित करती है, उसको फिर से पंख लगने लगे। इसीलिए आज कहीं घोड़ी पे चढ़ने पे गोली मार दी जा रही है, कहीं भाई जितेंद्र जैसे लोग जो किसी से झगड़ा भी नहीं करता, एक उसका प्रोफेशनल व्यक्ति है जो मेडिकल के क्षेत्र में काम करता है, एक नर्सिंग स्टाफ है, और वो फेसबुक पे अपने जो अच्छे अच्छे फ़ोटो डाल रहा है, पार्टियों के फ़ोटो डाल रहा है, कहीं एंजॉय करते हुए फ़ोटो डाल रहा है, अच्छे अच्छे फ़ोटो हैं उसके, सिर्फ ये देख करके कि भाई इसने मुँह छुआ रखी है और उसको जान से मार दी, उसकी हत्या कर दी। तो ये केवल जितेंद्र मेघवाल की हत्या नहीं है, इस देश में लोकतंत्र का सपना देखने वाले, समता, समानता, मैत्रीकोण और भाईचारे का सपना देखने वाले, संविधान में यकीन रखने वाले हर उस व्यक्ति को चोट है जो इस व्यवस्था, जो समता, समानता, मैत्री की व्यवस्था में विश्वास करता है, उस पर चोट है। सर, ऐसे जो मामले आते हैं देश में जगह जगह पर, कई राज्यों में आते रहते हैं, ये रुकेंगे कैसे सर? ये भाई ऊंच नीच की भावना का विस्तार किया जा रहा है, जातिवाद को दिमागों में ठूस ठूस के भरा जा रहा है, सांप्रदायिकता नंगा नाच नाच रही है। तो ऐसे में अपने आप ही जो लोकतांत्रिक मूल्य हैं उनकी और ज़्यादा डिमांड बढ़ जाती है। जब अन्याय अत्याचार का बोलबाला होता है तो वहीं न्याय मांगने वाले लोगों को भी अपनी आवाज़ मुखर करनी चाहिए। अंबेडकर, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इस देश में समता, समानता और न्याय के प्रबल पक्षधर हैं। उनका चित्र प्रतिक्रिया है, उनका चित्र ऐसे लोगों के लिए चुनौती और चैलेंज है। तो डॉक्टर अंबेडकर के समर्थकों को, न्याय के पक्षधरों को, जो लोकतांत्रिक मूल्यों के समर्थक हैं, उनको इसकी डिमांड बढ़ा देनी चाहिए। हम लोगों को आज घर में बैठ कर के न्याय नहीं मिल सकता, हमको भी अपनी बातें कहने के लिए प्लेटफॉर्म तलाशने होंगे, रोडों पे निकलना होगा। आपने 2 अप्रैल 2018 में जो घटना देखी वो भारत के इतिहास की अद्भुत घटना थी। वो समाज जिसकी ज़बान बंद थी, जो अपनी ज़बान पर मुखर नहीं था, बोल नहीं पा रहा था, और वो बिना किसी एक विशेष लीडर के, बिना किसी पहचान के 2 अप्रैल की किसी भाई ने घोषणा कर दी और सब लोग 7 रोडों पे आ गए। हालांकि हमने 13 भाइयों को शहीद किया, उनको खोया, और उन शहीदों के, उनकी याद में हम उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, उनको नमन करते हैं। और जिन परिवारों ने उन लालों को खोया है, समूचा समाज उनके प्रति भी कृतज्ञता अपनी व्यक्त करता है। तो भाई जितेंद्र का खोना, रोहित वेमुला का खोना, या उनके जैसे उन युवाओं का जो इस देश में जिनका भाईचारे में यकीन है, उनका खोना, गौरी लंकेश का खोना इस देश के लिए अपूर्णीय क्षति है। और इस देश के जात्याभिमानी लोगों को जो छूट मिल रही है, शासन सत्ता का जो उनको सहयोग और पुट मिल रहा है, ये उसका मूल कारण है कि जब जब उनको सत्ता का समर्थन मिलेगा तो ऐसे लोग निरंकुश होकर के कहर बरपाने पर आमादा और उतारू हो जाते हैं। उनको डर नहीं है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर कहीं दिखाई नहीं देगा, तो ऐसी शक्तियां सिर उठाती हैं। ये मामले फिर भी नहीं रुक रहे हैं हमारे नहीं, ये तो स्वयं मोदी जी ने स्वीकार कर लिया। उनके इस स्टेटमेंट को आप इस तरह से पढ़ सकते हैं कि मोदी जी का मानना है कि इस देश में दलितों को गोली मारी जा रही है। वो कह रहे हैं कि उनको मत मारो, मुझको मार लो। अरे भाई, आप उनसे भीख मांग रहे हो, आप अत्याचारों से अपील कर रहे हो कि आप उनको गोली ना मारे। जिस व्यक्ति के हाथ में सर्वोच्च ताकत हो, जिसके हाथ में होम मिनिस्ट्री हो, जो सब कुछ अपने हाथ में रखता है, भाई क्यों नहीं आप जो कानून का इस्तेमाल करते, क्यों नहीं लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करते, क्यों आप ऐसे लोगों के खिलाफ खड़े दिखाई नहीं देते? जिस पार्टी के नेता अभियुक्तों के साथ खड़े हों, आपने उत्तर प्रदेश में देखा, आपने हाथरस में देखा। तो जहां हाथरस की घटना को कारित करने वाले लोगों के साथ माननीय नरेंद्र मोदी जी की पार्टी का सांसद जेल में मुलाकात करने के लिए जाता है, तो अपने आप ही वो अपने प्रधानमंत्री को जवाब दे देता है। मैं क्या जवाब दूं इसमें कि उनकी पार्टी के नेता क्या कर रहे हैं और मोदी जी क्या कह रहे हैं? तो करनी कथनी में तो ज़मीन आसमान का अंतर आ रहा है। तो मोदी जी की बात का दलितों के लिए कोई बड़ा अर्थ है, ऐसा हम नहीं मानते।
कुछ लोग ये भी कहते हैं कि देश में समानता है, सब एक साथ रहते हैं, सबको सम्मान मिल रहा है और आरक्षण खत्म कर देना है ना, चाहिए। है ना, भारत के संविधान में है। भारत का संविधान कह रहा है कि देश का प्रत्येक नागरिक बराबर है, 18 साल का होते ही उसको वोटिंग राइट है ना, भारतीय संविधान में है ना। लेकिन उस संविधान का उसका इम्प्लीमेशन कितना हो रहा है? जिन सरकारों को इस ऊबड़ खाबड़ ज़मीन पर लोकतंत्र की स्थापना की जिम्मेदारी थी, वो तो असमानतावादी ताकतों के हाथों में है। लोकतंत्र है किसके हाथ में? जो लोकतंत्र की चाहत ही नहीं रखते। सर, ऐसे जो मामले आते हैं देश में, जाति के आधार पर जो अत्याचार होता है लोगों पर, उनको रोकने के लिए कानून भी है, SC/ST एक्ट है 1989। इसके अलावा अनुजाति आयोग भी बना हुआ है। क्या इनसे कुछ असर नहीं पड़ता? नहीं, आयोग के पास क्या है? आयोग के पास क्या है? बिना दांतों का शेर है आयोग। आयोग कर क्या सकता है? किसी को आयोग ने आज तक कोई उदाहरण है कि अनुसूचित जाति जनजाति आयोग ने कोई बड़ा माइलस्टोन कोई सेट किया हो? आपको उत्तर मिलेगा नहीं। जहाँ तक अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की बात है, तो इस अधिनियम के तहत FIR दर्ज करना, मैं एक वकील हूँ, मैं ये मानता हूँ कि SC के विरुद्ध जब भी कोई एट्रोसिटी होती है और FIR रजिस्टर होती है, उसमें SC/ST जैसे ही आ जाता है, जजों के दिमाग बदल जाते हैं। मेंटलिटी जो है, माइंड सेट है, वो अपने आप में ही एकदम गलत है। यहाँ देखिए कि न्याय मिल किसको रहा है? तो न्यायपालिका में जातिवाद है। जातिवाद हर व्यक्ति के अंदर है, चाहे वो न्यायपालिका में बैठा है, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन में बैठा है, क्योंकि वो जिस नर्सरी से निकल करके आ रहा है, दूध तो वहीं से पी के आ रहा है ना, जातिवाद का। सर, उत्तर प्रदेश में कोई तिवारी की यदि हत्या कर दी जाती है एनकाउंटर में या बदमाशों के द्वारा, तो उसको 1 करोड़ रुपये मिलते हैं, सरकारी नौकरी मिलती है। लेकिन जितेंद्र के परिवार को अभी तक कोई भी जो है हेल्प नहीं मिली है सरकार की तरफ से। नहीं, वो भाई जो जितेंद्र है, जितेंद्र की आवाज़ को बुलंद करने वाले लोग अपने पेट के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उनके पास जितेंद्र की आवाज़ को बुलंद करने का वक्त नहीं है। जबकि अगर तिवारी की या किसी की भी आप अन्य की बात करोगे, तो उनके लोगों के पास में साधन संसाधन है और वक्त भी है। वो जब चाहें अपनी आवाज़ को दमदारी से रख सकते हैं, और उनके लोग उनकी आवाज़ को सुनने के लिए संसद में बैठे भी हैं। हमारी आवाज़ को सुनने के लिए संसद और विधानसभा में हमारे लोग नहीं हैं, शासन सत्ता के उस पर स्तर पर हमारे लोग नहीं हैं। न्यायपालिका में अनुसूचित जाति के जो लोग आते भी हैं, तो वो अपनी नौकरियों को बचाने में लगे रहते हैं। वो किसको न्याय दे पाएंगे? लेकिन सदन में 131 दलित सांसद भी हैं, वो कब काम आएंगे? भाई वो तो उसी दिन खत्म हो गए जिस दिन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, वो सॉरी, जिस दिन गांधी जी के मार्फत जो पूना पैक्ट हुआ था। गांधी जी ने जिस दिन वो जूस पिया, तो बाबा साहब ने कहा था कि आप जूस नहीं पी रहे हो गांधी जी, हमारे लोगों का खून पी रहे हो। आपने तो हमारे लोगों से जो मैं अधिकार लेकर के आया था वो आपने छीन लिए। तो भाई कहाँ है बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जो कम्युनल अवार्ड लेकर के आए थे, जहाँ अनुसूचित जाति के लोगों को अपना प्रतिनिधि चुनने का अधिकार था, वो गांधी जी ने छीन लिया पूना पैक्ट के माध्यम से। हमारी सीटें तो बढ़ी, रिजर्वेशन तो बढ़ गया, लेकिन हुआ क्या कि भाई नहीं, आपके SC के सांसद तो होंगे, आपके विधायक तो होंगे, परंतु वोट सब लोग डालेंगे। अब जिनकी मेजोरिटी है, मेजोरिटी वोट डालेगी, तो वो अपना चुनेगी या SCओं का नेता चुनेगी? सर, एक भी ट्वीट नहीं आया जितेंद्र के लिए किसी भी दलित सांसद का या विधायक का, राजस्थान में ना पूरे देश में। वो क्यों आएगा भाई? जो SC के दलित सांसद हैं वो दलितों ने बनाए हैं, उनको सवर्णों ने बनाया है। तो भाई सवर्ण पार्टियां जिनको टिकट दे रही हैं वो तो उनके मातहत हैं, वो जिस दिन चाहेंगे उस दिन उनको सीट से बाहर कर दें, किसी दूसरे को टिकट दे देंगे। तो आप वो 131 सांसदों को दलितों का सांसद गिनना, अनुसूचित जाति के लोगों को सांसद गिनना ही गलत है। वो हमारे रियल रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। तो हमारी समस्या तो यही है ना कि अनुसूचित जाति के लिए सीटें तो आरक्षित हैं, परंतु चुनाव कौन करता है आप बताइए हमें। चुनाव उस व्यक्ति, हमारे सामने जीत करके वो व्यक्ति आता है, चुन करके वो व्यक्ति आता है जो हमको ज़्यादा तेज लात मार सकता हो, जो हमको ठुकरा सकता हो, जो हमारी आवाज़ ना सुनता हो, वो सदन में पहुंचता है और हमारे प्रतिनिधि के रूप में पहुंचता है। कुछ लोग कह रहे हैं कि दलितों की राजनीति कमजोर हो गई, इसलिए दलितों पर अत्याचार बढ़े हैं। देखिए, दलितों की राजनीति कमज़ोर हो गई है। दलितों की राजनीति मजबूत कब थी? दलितों की राजनीति को मजबूत करने के लिए मान्यवर साहब कांसीराम जी, बहन मायावती जी ने और लोगों ने मिलकर के बहुजन समाज पार्टी बनाई। बहुजन समाज पार्टी जैसे जैसे मजबूत होती गई, वैसे वैसे समझा गया कि दलितों की राजनीति आज मजबूत हो रही है, क्योंकि वहाँ स्वतंत्र राजनीति थी, निर्णय लेने की क्षमता थी,
अपने सांसद जिताने की क्षमता थी। सांसद किसी भी जाति से आ रहा था, किसी भी धर्म से आ रहा था, विधायक किसी भी समाज से आ रहा था, वो न्याय की बात करने वाला था, क्योंकि वो बात करने वाला था जिसको बहुजन समाज पार्टी कहती। और बहुजन समाज पार्टी पर किनका प्रभाव था? अनुसूचित जातियों का प्रभाव था। तो यदि आपका पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म डिसेबल हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा, तो आपकी राजनीति अपने आप ही कमज़ोर हो जाएगी। इसके लिए ज़रूरी है कि आपका पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रॉन्ग बने रहना। राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक इन सभी क्षेत्रों में, आर्थिक, इन सभी क्षेत्रों में हमको समान रूप से प्रैक्टिकली एक दूसरे को पर्याय मानते हुए, एक दूसरे को पूरक मानते हुए काम करने की ज़रूरत है। राजनीति में काम करने वाले लोग, सांस्कृतिक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों की इज्जत नहीं करेंगे, उनको ठोकर मारेंगे, तो क्या राजनीति मजबूत हो जाएगी? और सांस्कृतिक क्षेत्र में काम करने वाले लोग, बुद्ध, फुले, अम्बेडकर का गाना गाने वाले लोग, यदि बहुजन समाज पार्टी या उनके लिए काम करने वाले उस प्लेटफार्म को, उस राजनीति को गाली देंगे, उन नेताओं को ठोकर मारेंगे, तो क्या वो आंदोलन मजबूत हो जाएगा? तो यहाँ दिक्कत ये है कि मेरा काम तो मुझे अच्छा लगता है, तुम्हारा काम तुम्हें अच्छा लगता है, मुझे तुम्हारा काम अच्छा नहीं लगता, आपको मेरा काम अच्छा नहीं लगता। ये सबसे बड़ी वजह है कि यहाँ धार्मिक व्यक्ति राजनीतिक व्यक्ति की इज्जत नहीं कर रहा है, और राजनीतिक व्यक्ति धार्मिक और सामाजिक व्यक्ति की इज्जत नहीं कर रहा है। तो इन 4-5 फोरम पर काम करने वाले उन लोगों को जो एक ही विचारधारा से जुड़े हुए हैं, चाहे कोई मीडिया का काम कर रहा है, चाहे कोई राजनीति का काम कर रहा है, चाहे कोई धार्मिक सामाजिक आंदोलन चला रहा है, इन सबको बैठ करके इन समस्याओं को सुलझाने के लिए एक दूसरे का मान सम्मान करना है और अपने प्लेटफार्मों को जिंदा रखना है।